अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और इन वन एजुकेशन। तो आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। लास्ट वीडियो में हमने सॉल्व किया था प्रीम्प्टिव वाला मेथड प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग का अराइवल ज़ीरो के साथ। आज हम अपना शुरू करने वाले हैं आखिरी स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम जिसका नाम है हाईएस्ट रिस्पांस रेशियो नेक्स्ट, जिसको हम HRRN के नाम से भी जानते हैं। और ये सवाल हम अराइवल टाइम ज़ीरो के साथ नहीं करेंगे बिकॉज ये सवाल अराइवल टाइम ज़ीरो के साथ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें मैं आपको एक्चुअल सवाल डिफरेंट अराइवल टाइम के साथ कराऊंगा, क्योंकि इसमें ज़ीरो अराइवल टाइम हम क्यों नहीं रख सकते वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। तो इसमें भी आपके पास हमने यहाँ पे 5 प्रोसेसेस लिए हैं। हम अराइवल टाइम दिया हुआ है, बर्स्ट टाइम दिया हुआ है, कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम हम निकालने वाले हैं। और इसी के साथ नीचे हम इसका बनाएंगे गैंट चार्ट। और ये नीचे क्या नई चीज़ आई है हमारे उसमें, ये मैं आपको अभी बताऊँगा। और इसके बाद ये हमारे पास फार्मूलाज हैं जिसमें नए 2 फार्मूलाज ऐड हुए हैं, वो क्या हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इन फार्मूलाज की मदद से हम ये करेंगे कैलकुलेशंस। तो शुरू करते हैं सवाल। तो सबसे पहले आपको हमेशा पता होगा हम क्या करते हैं कि हम अपने अराइवल टाइम्स और बर्स्ट टाइम को देखते हुए सबसे पहले गैंट चार्ट बनाते हैं और फिर उस गैंट चार्ट की मदद से टेबल को फिल करते हैं, फिर कैलकुलेशंस करते हैं। लेकिन आज हम क्या करेंगे, आज हम कुछ कैलकुलेशंस की हेल्प से गैंट चार्ट बनाएंगे, क्योंकि ये जो हाईएस्ट रिस्पांस रेशियो नेक्स्ट है, ये एल्गोरिथम ये बोलता है कि जिसका रिस्पांस रेशियो सबसे हाईएस्ट होगा ना, वो हमारा प्रोसेस पहले चलेगा। लेकिन अब चलिए सवाल शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा क्या कोई ऐसा प्रोसेस है जो ज़ीरो अराइवल पे अराइव हुआ हो, क्योंकि आपको जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हमारा जो है गैंट चार्ट हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होता है, चाहे कोई प्रोसेस आया हो या नहीं, क्योंकि CPU तो आपका शुरू से स्टार्ट होगा, अब चाहे उसको कोई काम करने का हो या नहीं। तो ज़ीरो पे हमारे पास कोई प्रोसेस अराइव नहीं हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं एक प्रोसेस P1 है जो कि हमारा अराइव हुआ है 1 पे। तो 0 से 1 तक हम कह सकते हैं यहाँ पर कोई प्रोसेस नहीं है, तो ये हमारा कहलाता है आइडल कहलाता है। तो आइडल को आप कलर भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इस पर आइडल लिख भी सकते हैं। तो ये हमारी कहलाती है आइडल स्टेट, यानी अब यहाँ से हमारा जो CPU था वो एक ओवरहेड हो गया है, एक खाली जगह उसको मिली थी, उसके पास कोई काम नहीं था करने को, तो वहाँ से आगे बढ़ गया, ओवरहेड हो गया। तो ये वो ओवरहेड है जो हमने पीछे सारे एल्गोरिथम्स जो करे हैं उसमें जो हम ज़ीरो रखते थे ओवरहेड, ये है वो ओवरहेड जो आइडल टाइम कहलाता है। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास P1 अराइव हो चुका है 1 पे, और चूँकि P1 के बाद हमारे पास 1 पे कोई और अराइव नहीं हुआ है, तो P1 हमारे पास चलेगा पहले और उसका बर्स्ट टाइम है 3। तो जब वो 1 पे चलेगा तो 2, 3, 4 वो 4 तक चलेगा। तो क्या 4 तक हमारे पास कोई प्रोसेस अराइव हुआ था? तो आप देख सकते हैं P2 अराइव हो गया था। तो P2 अराइव हो गया था, तो अब हम यहाँ पे P2 को चला देंगे और 4 से चलेगा, इसका बर्स्ट टाइम 6 है, 5, 6, 7, 8, तो ये 10 तक चल जाएगा। अब आप बोलेंगे ये तो सीक्वेंस में चल रहा है, इसमें हाईएस्ट रिस्पांस रेशियो नेक्स्ट का क्या काम है? तो अब आप देख सकते हैं हमारा CPU जो है 10 पे है और हमारा जो सारे प्रोसेस हैं 3, 4, 5 वो सब अराइव हो चुके हैं 10 पे, क्योंकि किसी का 5 था, किसी का 7 था, किसी का 8 था। अब चूंकि ये 3 प्रोसेस अराइव हो चुके हैं, तो हमें क्या पता कि इन तीनों में से कौन सा चलाना है पहले। या तो ये FCFS होता यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता, तो हम देखते हैं कि जो पहले आया है वो चलाते हैं। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट होता तो जिसका बर्स्ट टाइम कम होता वो चलाते। लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट होता जिसका सबसे ज़्यादा बर्स्ट टाइम होता वो चलाते, और अगर किसी की प्रायोरिटी होती तो उसको पहले चलाते। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ना हमें इसको SJF के थ्रू करना है, ना LJF के थ्रू करना है, ना FCFS। तो HRRN ये बोलता है कि इन सब का आप निकालो रेशियो, रिस्पॉन्स रेशियो, और जिसका रिस्पॉन्स रेशियो सबसे ज़्यादा आएगा वो पहले चलेगा। अब रिस्पॉन्स रेशियो कैसे निकलता है वो मैं आपको बताता हूँ। जब भी आपके पास एक से ज़्यादा प्रोसेसेस आ जाएं HRRN में, तो आपको यहाँ पर रिस्पॉन्स रेशियो निकालना पड़ता है, क्योंकि ये दोनों प्रोसेस जब चले हैं तो इसके अलावा कोई प्रोसेस था ही नहीं, इसलिए हमारी मजबूरी थी इनको पहले चलाना। तो अब हमारे पास ऑप्शंस आ गए हैं P3, P4, P5। तो इन तीनों का हम निकालेंगे रिस्पॉन्स रेशियो, और जिसका सबसे ज़्यादा होगा उसी को हम पहले चलाएंगे। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला हमारे पास एंट्री मारता है वो है रिस्पॉन्स रेशियो का, जिसका फॉर्मूला है W+B होल डिवाइडेड बाय B। अब इसमें W क्या है और B क्या है? W हमारा होता है वेटिंग टाइम, वेटिंग टाइम हर प्रोसेस का, कि जिस टाइम पर अभी हम खड़े हुए हैं तो उस टाइम पे प्रोसेस का जो वेटिंग टाइम है वो क्या है। और B से हमारा होता है उस प्रोसेस का बर्स्ट टाइम,
और W को निकालने का तरीका उसका अगला फॉर्मूला होता है कि करंट CPU लोकेशन या फिर टाइम, ये बीच में जो साइन है वो आपका और का साइन है, करंट CPU लोकेशन और टाइम माइनस अराइवल टाइम, यानी आपका CPU जिस वक्त जहाँ खड़ा हुआ है उसमें से माइनस कर दो उस प्रोसेस का अराइवल टाइम, तो आपके पास वेटिंग टाइम आ जाएगा। तो अगर हमें P3 का निकालना है रिस्पॉन्स रेशियो, तो वो कहता है W प्लस B डिवाइडेड बाय B, और W निकालने के लिए करंट CPU लोकेशन माइनस अराइवल टाइम। तो हम देखते हैं हमारा CPU अभी किधर है, तो हमने देखा CPU अभी हमारा 10 पे है और हम निकाल रहे हैं P3 का, तो 10 माइनस P3 का अराइवल टाइम जो कि 5 है। तो हमारे पास जो यहाँ पे W आ गया है ना, वो आ गया है 5। तो ये हम ज़बानी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आसान सी कैलकुलेशन है कि अभी आपका CPU जहाँ पर है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो उस प्रोसेस का अराइवल, तो हमारे पास 10 माइनस 5 ये हो गया है 5। ठीक है, तो इसी के साथ जो है हम आगे बढ़ते हैं। अब इसको ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं रिस्पॉन्स रेशियो का। तो फॉर्मूला क्या था कि होल में जो है आपके पास W प्लस B यानी 5 प्लस, और बर्स्ट टाइम हमारा P3 का क्या है 8, तो ये आ जाएगा 8 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय वापसी बर्स्ट टाइम है तो डिवाइडेड बाय 8। तो हमारे पास प्रोसेस 3 का जो रिस्पॉन्स रेशियो आया है वो आया है 1.625। अब अगले दो प्रोसेस का इसी तरह निकलेगा, उनका देखते हैं क्या आता है। P4 का निकालने के लिए W चाहिए, तो W के लिए हमारा CPU जिस वक्त जहाँ है वो 10 पे है और P4 का अराइवल टाइम है हमारे पास 7। 10 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 3। तो अब हम अगर इसका निकालेंगे तो 3 प्लस, और वो तो हमारा जो है बस टाइम P4 का 4 हैगा, तो मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ, और डिवाइडेड बाय भी बस टाइम, तो इसका आ गया है 1.75 जो कि पिछले वाले से ग्रेटर है। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि P3 तो नहीं चलने वाला क्योंकि उससे ग्रेटर वाला आ चुका है। तो अब देखते हैं क्या P5 का इससे ग्रेटर होता है। P5 का निकालने के लिए तो हमारे पास 10 माइनस P5 का अराइवल 8 यानी 2, तो ये 2 हो गया, प्लस करते हैं उसमें उसका बर्स्ट टाइम जो कि है P5 का 5, और डिवाइड भी करना है उसके बर्स्ट टाइम से, तो ये हमारे पास आ गया 1.4। ये तो P3 से भी कम आया है। तो अब हमने तीनों का रिस्पॉन्स रेशियो निकाल दिया। अब सबसे ज़्यादा हमें यहाँ पर दिख रहा है P4 का है, तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे P4 को चला देंगे। यहाँ पे हम P4 को चला देंगे और ये 10 से चलना स्टार्ट होगा, तो P4 का हमारे पास बर्स्ट टाइम 4 है, तो ये चलेगा 14 तक। अब आपने क्या करना है, अब आप देख सकते हैं P4 तो चल गया, लेकिन अब हमारे पास बचा है P3 और P5। अब इन दोनों में से कौन सा चलाना है वो फैसला करने के लिए हमें दोबारा से इनका रिस्पॉन्स रेशियो निकालना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे दोबारा से क्यों निकालना पड़ेगा, पहले से निकाला हुआ है उसमें से कंपेयर कर लें। तो दोबारा इसलिए निकालना पड़ेगा क्योंकि P4 अब जो चला है उसके बाद हमारा करंट लोकेशन CPU का चेंज हो गया है, पहले 10 था अब 14 हो गया है, तो यानी फॉर्मूला के हिसाब से अब हमारी वैल्यूज़ भी अलग निकलेंगी। तो इसलिए हम यहाँ पे दोबारा से कैलकुलेट करते हैं, इसलिए HRRN थोड़ा सा लेंदी वाला है। तो यहाँ पर अब P3 का जब हम रिस्पॉन्स रेशियो निकालेंगे तो इसका W हो जाएगा करंट लोकेशन माइनस अराइवल, तो P3 का करंट अब हमारे पास 14 है और अराइवल P3 का 5 है। 14 माइनस 5 ये हो जाएगा 9 प्लस, और इसका बर्स्ट टाइम था आई गेस 5 था, नो 8 है, तो इसका बर्स्ट टाइम 8 है और डिवाइडेड बाय भी 8 है। ये आ गया मेरे पास 2.125। तो अब देखते हैं क्या P5 का इससे ग्रेटर होता है, और P5 का W निकालने के लिए 14 माइनस P5 का अराइवल 8, तो ये हमारे पास हो गया 6 प्लस उसका बर्स्ट टाइम, P5 का बर्स्ट टाइम 5 है, इसका है 5 और डिवाइडेड बाय भी 5, तो ये आ गया हमारे पास 2.2। तो सिंपली देख सकते हैं हमारे पास P5 ग्रेटर है, उसका रिस्पॉन्स रेशियो ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे सिंपली आँख बंद करके P5 को चला देंगे। तो यहाँ पर हम चला देंगे P5 को, और ये चलना 14 से स्टार्ट हुआ है क्योंकि ऊपर हमारे पास जगह नहीं है, और 14 पे स्टार्ट हुआ है, इसका बस टाइम 5 है, तो ये 15, 16, 17, 18, 19 ये चलेगा हमारा 19 तक। अब इसके बाद हमारे पास कोई रिस्पॉन्स रेशियो निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है हमारे पास आखिरी जो है P3 ही बचा है जो कि चलना है, और उसका बर्स्ट टाइम हमारे पास 8 है, तो ये 19 से चलेगा
और ये चलेगा हमारा 27 तक, क्योंकि 19 में जब आप 8 को ऐड करेंगे तो वो 27 बनेगा। तो इसी के साथ हमारा जो है गैंट चार्ट इस HRRN का कंप्लीट होता है। अब इसकी मदद से हम टेबल फिल कर लेते हैं। तो कंप्लीशन टाइम हम सबका लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा P1 का जो कंप्लीशन टाइम है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 है, और उसके बाद P2 का आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 है, और P3 का हम देख सकते हैं यहाँ पे 27 है, और P4 का हमारे पास 14 है, और P5 का हमारे पास 19 है। और इसी के साथ हम निकाल देते हैं इसका टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला आपको पता होगा, कंप्लीशन टाइम में से अराइवल टाइम को सब्ट्रैक्ट कर देना। तो कंप्लीशन टाइम में से अराइवल टाइम को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये हमारे पास आ गया टर्न अराउंड टाइम, क्योंकि अराइवल उसका 1 था लेकिन वो कंप्लीट हुआ है 4 पे, क्योंकि पहला हमारे पास आइडल स्टेट था। तो इसलिए उसका जो टर्न अराउंड टाइम है 3 आया है, यानी टोटल जो है वो 3 टाइम्स चला है, एक उसका वेटिंग टाइम में जाएगा। तो अब हम इसको ड्रैग कर लेते हैं ताकि ऑटोमेटिक मुझे कैलकुलेट करके बता दे। तो इन सब का टर्न अराउंड टाइम ऑटोमेटिक फॉर्मूले से आ गया है। कंप्लीशन टाइम में से अराइवल टाइम को माइनस कर देना, तो आपके पास टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा। तो उसी के साथ अब हम निकालते हैं इसका वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम निकालने का आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला होता है, टर्न अराउंड टाइम में से बर्स्ट टाइम को माइनस कर देना है, टर्न अराउंड टाइम में से बर्स्ट टाइम को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो आपके पास वेटिंग टाइम आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा प्रोसेस 1 का वेटिंग टाइम आया है 0। क्यों? क्योंकि वो प्रोसेस 1 अराइव ही 1 पे हुआ था। जैसे ही वो अराइव हुआ वैसे ही उसको CPU एलोकेट कर दिया गया, तो उसको वेट करना ही नहीं पड़ा। 0 से 1 तो आइडल स्टेट था, तो इसलिए उसका वेटिंग टाइम हमारे पास 0 आया है। और हम इसको ड्रैग कर देंगे, वो ऑटोमेटिक हमारे सारे कैलकुलेट करके बता देगा। जो कि हमारा P2 का 1 आया है, क्योंकि उसको एक दफ़ा एक उसके लिए इंतज़ार करना पड़ा था, क्योंकि वो अराइव हुआ था 3 पे लेकिन उसको CPU मिला था 4 पे। तो इसी के जैसे आपके सारे वेटिंग टाइम आ जाएंगे। तो अब इसी के साथ रिस्पॉन्स टाइम निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि पहली दफ़ा जो आपके प्रोसेस को CPU मिला है उसमें से अराइवल टाइम को सब्ट्रैक्ट कर दो। पहली दफ़ा जो CPU मिला है उसमें से अराइवल टाइम को सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी P1 को CPU मिला था 1 पे और माइनस कर दो उसको अराइवल से। तो ये आपके पास आ गया 0। ये कॉर्नर पे आ रहा है, मैं इसको सेंटर पे कर देता हूँ। तो ये आपके पास आ गया 0, और इसको थोड़ा सा हम साइज भी बढ़ा देते हैं। तो ये हमारे पास 0 आ गया पहले वाले का। और इसी के जैसे हम दूसरे का निकालेंगे। P2 को CPU मिला था 4 पे, और 4 पे CPU मिलने के बाद हमें उसको अराइवल से सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये हमारे पास 1 उसका रिस्पॉन्स टाइम आ चुका है। ठीक है, उसी के साथ P3 को CPU मिला था 19 पे, और उसका अराइवल है, यस अराइवल से ही सब्ट्रैक्ट, मैं कंफर्म कर रहा था, अराइवल से सब्ट्रैक्ट करते हैं। और 5 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह आ गया हमारे पास 14 उसका रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है, 14 उसका रिस्पॉन्स टाइम आ गया है। इसी के साथ हमारा P जो है 4 का, P4 को CPU मिला था 10 पे, और माइनस उसका अराइवल यानी 7, तो ये हमारे पास 3 उसका रिस्पॉन्स टाइम आ गया है। ठीक है, उसके बाद जो है आपके पास है P5। तो P5 को CPU मिला था 14 पे, और उसका अराइवल है 8, तो ये उसका 6 रिस्पॉन्स टाइम आ चुका है। ठीक है, तो रिस्पॉन्स टाइम वो होता है जब आपके CPU ने रिस्पॉन्ड किया होता है आपके प्रोसेस की तरफ पहली दफ़ा, कि जब वो चलना स्टार्ट होने शुरू हो जाता है। तो रिस्पॉन्स टाइम हमने सारे कैलकुलेट कर लिए हैं, जो कि हमारे इक्वल आए वेटिंग टाइम के। तो ज़्यादातर ऐसा ही होता है, रिस्पॉन्स टाइम आपके ना ज़्यादातर वेटिंग टाइम के ही इक्वल आते हैं। अगर आपके प्रीएम्प्टिव मेथड होगा तो फिर जो है ये डिफरेंट होते हैं, वरना ज़्यादातर जो है पूरे प्रोसेस जहाँ चलते हैं वो आपके सेम ही होते हैं। तो इसी के साथ हमारा टेबल कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं हमारी कैलकुलेशंस की तरफ। तो कैलकुलेशंस में सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज टर्न अराउंड टाइम। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम हम किस तरह निकालते थे कि सारे टर्न अराउंड टाइम को आपस में ऐड करके उनको टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस से डिवाइड कर देना। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे टर्न अराउंड टाइम क्या गिवन थे, 3, 7, 22, 7, 11। तो सबको पहले ऐड कर लेते हैं, इक्वल टू 3, 7, 11, 22 प्लस 7, और डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस से, जो कि 5 थे। तो ये हमारे पास एवरेज टर्न अराउंड टाइम हर प्रोसेस का आ गया है 10 मिली सेकेंड या सेकेंड, जो भी आप बोलना चाहें।
और वेटिंग टाइम भी हमारा इसी तरह निकलेगा। सारे वेटिंग टाइम को आपस में प्लस करके टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस से डिवाइड कर देना है। 11436 तो 1 + 14 + 3 + 6 और एक 0 है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे तो ये हमारे पास 4.8 एक प्रोसेस का वेटिंग टाइम आ चुका है कि अप्रोक्स एवरेज जो है हर प्रोसेस ने 4.8 मिलीसेकंड वेट किया है। और नीचे भी हम 4.8 लिख देते हैं एज इट इज़, क्योंकि हमारा आप देख सकते हैं कि कॉलम में रिस्पॉन्स टाइम बिल्कुल एज इट इज़ वेटिंग टाइम की इक्वल आया है, तो उसका जो एवरेज होगा वो भी इक्वल ही आएगा। और थ्रूपुट निकालने का हम जो फॉर्मूला यूज़ करते आए हैं, टोटल बर्स्ट टाइम को डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस से। टोटल बर्स्ट टाइम या तो आप सारे बर्स्ट टाइम को आपस में ऐड कर लें या फिर आपका जो मैक्स कंप्लीशन होता है वो भी आपका टोटल बर्स्ट टाइम होता है। तो 27 डिवाइडेड बाय 5 ये आपका थ्रूपुट आ गया है इस सवाल का। उसके बाद है हमारे पास सीपीयू यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी, यानी आपके सीपीयू ने इस पूरे प्रोसेसिंग के दरमियान कितना काम किया है। जब उसने स्टार्ट किया था, काम करना शुरू किया था, तो उसमें उसने कितना % जो है यूटिलाइज किया अपने आप को, कोई टाइम वेस्ट हुआ है उसके दरमियान, कोई आइडल टाइम आया था या नहीं, ओवरहेड आया था या नहीं, तो वो सब हम निकालते हैं इस पर, जिसका फॉर्मूला है हमारे पास मैक्स कंप्लीशन जो कि 27 था, उसमें से ओवरहेड टोटल को माइनस कर देना है। और ओवरहेड टोटल हमें कैसे पता चलेगा, वो हमें देखना होगा गैंट चार्ट से कि हमारे पास कितने ओवरहेड आए हैं। तो अभी हमारे पास ओवरहेड 0 से 1 तक सिर्फ एक आइडल टाइम आया था, तो उसको हम ओवरहेड कहते हैं कि यहाँ पर जो है हमारे सीपीयू के पास कोई काम नहीं था, यहाँ पे कोई कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुई थी किसी प्रोसेस के दरमियान। तो वो जब आपके कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर रहा होता है, किसी दूसरे प्रोसेस को स्केड्यूल कर रहा होता है, तो ये आपके एक डिले आता है एक तरीके का। तो अभी हमारा आइडल टाइम आया था सिर्फ 1 मिलीसेकंड, तो यहाँ पर ओवरहेड टोटल होगा 1। तो मैं माइनस कर दूंगा 1 से, और उसके बाद डिवाइड कर देना है वापस मैक्स कंप्लीशन से, और फिर मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, ताकि परसेंटेज में आंसर दे दे। और ये हमारे पास आया है 96.29। अब एफिशिएंसी 96.29 आया, यानी 96.29 आपके सीपीयू ने काम किया है 96%। अब जो बचा हुआ उसका परसेंट होगा वो इनएफिशिएंसी, यानी इतना टाइम उसने, इतने % टाइम उसने वेस्ट किया है। अब उसके निकालने के आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप 100% में से ये 96.29 वाला माइनस कर दें तो आपको इनएफिशिएंसी डायरेक्टली मिल जाएगी, या फिर अगर आप उसका भी फॉर्मूला लगाना चाहें तो उसका भी एक फॉर्मूला होता है। लेकिन शुरू से जो हम फॉर्मूलाज पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, जो हमने लिखे थे इनएफिशिएंसी की, उसमें थोड़ी सी चेंजेस हुई हैं, वो मैं नीचे हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। क्योंकि वो जो फॉर्मूला था आइडल टाइम कांस्टेंट का, जैसे हर प्रोसेस के बाद एक आइडल टाइम आ रहा था, तो वो उसका फॉर्मूला आपको अगर याद हो तो हमने टाइम वेस्टेड और इनएफिशिएंसी में रखा हुआ था नंबर ऑफ प्रोसेसेस मल्टीप्लाई बाय ओवरहेड। तो क्योंकि हमने पहले अराइवल टाइम सबके 0 लिए थे, तो उसमें इतना फ़र्क नहीं पड़ा था सवालों में, लेकिन इसमें पड़ता, क्योंकि हमारे पास आइडल सिर्फ एक आया है, लेकिन वो जो फॉर्मूला था वो उस सवाल में लगता है जिसमें हर एक प्रोसेस के बाद कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है, तो आइडल टाइम आता है। तो आपको अगर इनएफिशिएंसी निकालनी है तो उसका फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि आपने टोटल ओवरहेड्स गिनने हैं अपने गैंट चार्ट की मदद से, जो कि हमने अभी देखा था 1 थे। और ये डिवाइड का साइन नहीं है इनएफिशिएंसी के फॉर्मूला में, ये ओवरहेड्स स्लैश करके मैंने आइडल टाइम लिखा है कि या तो आप उसको ओवरहेड बोलते हैं या फिर आप इसको आइडल टाइम भी बोल सकते हैं। तो 1 डिवाइडेड बाय टू मैक्स कंप्लीशन जो कि हमारा 27 था, और उसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, सिंपल। तो ये आपका आ जाएगा इनएफिशिएंसी। मैंने इक्वल नहीं लगाया इसने, इसलिए आंसर नहीं दिया, मैं इस पर इक्वल लगा देता हूँ। और जैसे कि आप देख सकते हैं इसने आंसर दिया है 3.703, तो यह आंसर हमारा आ चुका है। अब हम इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो वो 100% हो जाएगा, 96.29 को और 3.70 को अगर हम ऐड कर देंगे तो वो 100% हो जाएगा। तो 96.2% हमारे सीपीयू ने काम किया है और 3.7 उसने टाइम वेस्ट किया है। और अगर आपको टाइम वेस्ट निकालना है तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि आप अपनी गैंट चार्ट पे जाएं और उसमें आइडल टाइम गिन लें कि कितने हैं। अभी हमारा 0 से 1 तक सिर्फ एक था, तो मैं यहाँ पर टाइम वेस्टेड कर दूंगा 1, सिंपल, कि हमारे सीपीयू ने सिर्फ 1 मिलीसेकंड टाइम वेस्ट किया है। तो इसी के साथ हमारा ये हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट का सवाल यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। इजी सा क्वेश्चन था, इजी सा फॉर्मूलाज थे। मैं आपको ओवरव्यू दिखा देता हूँ क्वेश्चन का। ये हमारा सवाल था
और ये हमारा गैंट चार्ट जिसकी मदद से हमने ये टेबल फिल किया था, जिसमें एक आइडल टाइम था शुरू में हमारे पास, और इन सब के रिस्पॉन्स रेशियो हमने निकाले थे। और फिर ये इसके फार्मूलाज हैं जिसमें हैं 2 फार्मूलाज ऐड किए थे हमने, और ये है उसकी कैलकुलेशन। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ऑपरेटिंग सिस्टम्स की अराइवल टाइम डिफरेंट लेके सारे सवाल वापस सॉल्व करेंगे, जो कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट वगैरह। तो बने रहिए जब तक वो वीडियो आती हैं। इंशाल्लाह वो वीडियोस भी जल्दी आएंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि जब कोई नई वीडियो आए उसको नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।